EMI, EMI बोले तो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ मंथ इलेक्ट्रो, पे अटेंशन, चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Electro means electricity. Electro means induction means production or generation. Magnet means through magnet, by help of magnet. मैग्नेट की हेल्प से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात समझ लीजिए। बोलो भाई, कितनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस द मेथड इन व्हिच वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय हेल्प ऑफ सम मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे ने लॉ दिया था इसके रिगार्डिंग, दो लॉ दिए थे। ठीक है, क्या कहते हैं कहानी जरा समझते हैं थोड़ा सा पहले, कि जब भी फैराडे का लॉ है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर आज भी यही चैप्टर की थीम है और यही फैराडे का लॉ है। क्या है कि जब भी किसी क्लोज्ड सर्किट, कॉइल या लूप का हम मैग्नेटिक फ्लक्स बदल देंगे तो उसमें ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लाइनें लिख लो। Whenever the magnetic flux linked with a closed circuit, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit or coil or loop is changed, पिछले वाले के लिए आगे पीछे कर लेना तो पिछला छूटा हुआ है, अभी लिख लो, जहां भी लिख लो, जैसे भी लिख रहे हो। ठीक है, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit or coil or loop is changed, then EMF induces in it. Whenever the magnetic flux linked with a closed circuit or coil or loop is changed, then EMF induces in it. This phenomena is known as electromagnetic induction. This phenomena is known as electromagnetic induction. ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बताया था बस। देख, ये कोई क्लोज सर्किट है, मेरे पास कॉइल है, समझ रहे हो? यहां लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मन नहीं है, आप यहाँ एलईडी बल्ब लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या देखा गया, ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है, कॉइल है या लूप है। ये मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, कॉइल भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं। एक मैग्नेट जब मैं इसके पास लेकर के आऊंगा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, मैं जब मोशन कराऊंगा तो जब नजदीक लाऊंगा, अभी यहां से इस मैग्नेट में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो इस कॉइल को इन्फ्लुएंस कर रही होंगी, है ना? तो इसका कुछ फ्लक्स बन रहा होगा। फ्लक्स तो जानते हो ना, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से निकलती है तो वो फ्लक्स जनरेट करती है, तो यहाँ कुछ फ्लक्स बन रहा होगा। जब इस मैग्नेट को मैं नजदीक लाऊंगा तो वो फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा? जब पीछे लेके जाऊंगा तो बढ़ेगा घटेगा? ओवरऑल चेंज होगा। अगर मैं इस मैग्नेट में मोशन कराता हूँ टू एंड फ्रो तो क्या होगा? फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम ईएमएफ कहेंगे। और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैग्नेट के मोशन से, मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझिए, इसके यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने एलईडी बल्ब लगा करके मोशन करा रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर आप सिर्फ मैग्नेट को मूव कराओगे तो भी बल्ब जलेगा, मैग्नेट को रेस्ट में ले आइए, कॉइल को मूव कराइए तो भी बल्ब जलेगा। ठीक है, दोनों को मूव कराएंगे तो ज्यादा तेज जलेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी क्या कहानी? तो ओवरऑल ये थीम समझ लो, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये थीम समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, अदरवाइज फिर फंसते रहोगे। कि जब भी हम किसी क्लोज सर्किट, कॉइल या लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ आएगा, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? अब फ्लक्स होता क्या है? क्या होता है भाई फ्लक्स?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। एम नहीं होता है, बी होता है, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स क्या होता है भाई, क्या लिख रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या समझ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। थीम समझ लो, पूरा चैप्टर हाथ में आ जाएगा। चैप्टर ये कहता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेंगे तो करंट आएगा, तो ईएमएफ आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि फ्लक्स कैसे बदला जा सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं फ्लक्स बदलने के, कितने तरीके हो सकते हैं फ्लक्स बदलने के। तो इस चैप्टर में 5 मेथड्स हैं जिनसे फ्लक्स बदला जाएगा या जिनसे ईएमएफ आएगा। ये पांचों मेथड पढ़ लिए तो चैप्टर खत्म हो गया। अब इन 5 पे फोकस रखना है और किसी पे नहीं। हालांकि गलत बता रहा हूं मैं तुम्हें जानबूझ के, क्योंकि 6 होते हैं, एक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में 5 है इसलिए 5 की बात कर रहा हूं। 5 कौन कौन से, देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड बदल दूं तो क्या फ्लक्स बदल जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। अगर मैं एरिया बदल दूं तो फ्लक्स बदल जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। अगर मैं ये एंगल बदल दूं तो फ्लक्स बदल जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। तो पहला मेथड कहलाता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन भी कह सकते हैं या किसी और तरीके से भी बदल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बदलना है, हो सकता है आप जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप करंट की सप्लाई बढ़ा दें या घटा दें तो फील्ड बदल जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यहां हम रिलेटिव मोशन, मैकेनिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। आप मैग्नेट को मूव कराइए और मैग्नेट को मूव कराने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा, ईएमएफ आएगा। दूसरा तरीका एरिया बदल के, जब आप लूप का एरिया बदल देंगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, और फ्लक्स बदल जाएगा तो ईएमएफ आ जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें। तीसरा तरीका, आप इस कॉइल को घुमाना शुरू कर दीजिए तो कॉइल और मैग्नेट के बीच का एंगल बदलना शुरू हो जाएगा। एंगल बदलने से फिर फ्लक्स बदल जाएगा, और जब फ्लक्स बदल जाएगा तो ईएमएफ आएगा। इसे हम बोलते हैं बेटा रोटेशनल ईएमएफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मजे की बात, अगला चैप्टर आपका एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। जब टीचर्स एसी पढ़ाना शुरू करते हैं तो दिमाग में घुसता नहीं जल्दी से कि अब तक तो कुछ और ही पढ़ रहे थे, अब कुछ और पढ़ने लगे, अचानक से परिवर्तन कहां से आया, ये एसी है क्या, कहां शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब आया, कैसे आया। तो ये जो अटेंटिव स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जो ध्यान नहीं देते उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एसी की शुरुआत इसी टॉपिक से होती है। ध्यान देना मेरी बात को। रोटेशनल ईएमएफ जिसको आया उसको एसी अपने आप आया, और जिसको रोटेशनल ईएमएफ नहीं आया वो एसी में जद्दोजहद करता रहेगा बस। समझ रहे बात को। तो 3 मेथड मैंने गिनवा दिए, पहला रिलेटिव मोशन, दूसरा मोशनल ईएमएफ, तीसरा रोटेशनल ईएमएफ, और चौथा मेथड होता है बेटा सेल्फ इंडक्शन, और 5वां मेथड होता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक और मेथड होता है इंड्यूस फील्ड, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तो ये समझ लो दुनिया में ये 5 तरीके हैं बिजली बनाने के, इन 5 के अलावा छठा तरीका नहीं है। कोई कहने लगे 6 होते हैं, है ना, तो कह देना हाँ हमें पता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ गए, खामखा किसी के सामने गलत प्रूव होने से कोई फायदा नहीं। ये 6 होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 5 है, इसलिए हमारे लिए तो 5 ही है। तो ये 5 तरीके हैं बिजली बनाने के, इन्हीं से बिजली बनाई जाती है। आपके घर पे भी बिजली आती है तो इसी से आती है, केमिस्ट्री लैब को छोड़ के। वहां गैल्वेनिक सेल प्रोवाइड करता है, वोल्टेज सेल जिसे आप कहते हो, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, वो अलग फिनोमेना है। ठीक है, यहां हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमें अवेलेबल है उसकी बात कर रहे हैं। क्या होता है आपके घर में, बिजली घर से आती है, बिजली घर पे कहां से बनती है, थर्मल पावर प्लांट होगा या हाइड्रो पावर प्लांट होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या विंडमिल के थ्रू आ रही होगी। अल्टीमेटली हो क्या रहा है सभी जगह, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को कंप्रेस करके भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को कंप्रेस करके जो कलेक्ट किया जा रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं वहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, दूसरी साइड जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ओवरऑल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। समझ के देखो, 10वीं क्लास आपने सबने पास करी है,
डायनामो में, जनरेटर में क्या होता है, कॉइल घुमाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाई जाती है, तो मैग्नेट है किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, कॉइल घुमा रहे हो किस लिए, फ्लक्स बदलने के लिए। फिनोमिना कौन सा है, रोटेशनल ईएमएफ। तो रोटेशनल ईएमएफ समझ में आया, समझो एसी अपने आप समझ में आ गया, एसी जनरेटर। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ये तरीके भेजे में आ गए तो समझो सब कुछ आ गया। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कूद गया। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉ दिए थे भैया इसने। पहला तो यही जो मैंने आपको बताया कि फ्लक्स बदलोगे तो ईएमएफ आएगा, है ना। लैंग्वेज ही बता दी, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट और कॉइल और लूप और चेंज देन ईएमएफ इंड्यूसेस, दिस इज फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जितना फ्लक्स बदलोगे उतना ईएमएफ आएगा, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कैपिटल ई से भी नोट कर सकते हैं, स्मॉल ई से भी कर सकते हैं, वो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के इक्वल होगा, या डी फाई बाय, दिस इज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ईएमएफ आएगा, सेकंड लॉ बताता है कितना आएगा, और क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स तो दो हैं, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक, कौन से वाला, मैग्नेटिक। इतनी बात समझ में आई, ये दो लॉ हैं सिंपल। लैंग्वेज तो अपनी भी बना सकते हो अगर समझ में आ गया तो। इसके बाद एक साहब आए, उनका नाम था लेंज, उन्होंने अपना लॉ दिया। आते ही ये जितने साइंटिस्ट थे ना, ये पागल थे, एक दूसरे के पीछे पड़े रह गए, एक दूसरे से बड़ी चिढ़ रहती थी इन्हें। हाँ, लेंस आते ही सबसे पहले क्या कहता है, झूठ बोल रहा। लेंस ने आते ही सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया, झूठ बोल रहा। अब पब्लिक ने पूछा क्या झूठ बोल रहा है भाई, क्या लॉ गलत है इसका, कि क्या गलत है, कि मैं सही करके बताऊंगा। मैं बता भाई सही करके, तो कह मैं बताऊंगा। ये जो गलत है, अब सही हुआ, पब्लिक परेशान, ठीक है। अभी पता चलेगा वाकई काफी दिमाग था। अब माइनस, कि जी माइनस का क्या चक्कर है, कि माइनस का बहुत कड़ा चक्कर है। अभी समझाता हूं क्या चक्कर है। माइनस का ये मतलब है, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का ये चक्कर है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the same cause due to which it induces। इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारण का ही विरोध करता है जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ। बेटा बाप का ही ओपोज कर रहा। कैसे, कि जी ऐसे, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब चिड़ा बैठा हो, अब फादर गए उसके पास, आजा बेटा, रोना शुरू। फादर को भी गुस्सा आ गया, मैं तो जा रहा हूं। अब क्यों जा रहे हो, फिर रोने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की। उन्होंने कहा चल तो कोई बात नहीं, आजा, गोद में ले लेता हूँ, आजा, प्यार करता हूँ तुझे। नहीं, मेरे पास नहीं आना। फिर रोने लगा कि तेरे पास आ जाऊं क्या, कि नहीं, चला जाऊं यहां से, कि नहीं, कि क्या करूं, कुछ मत करो, कि क्या चाहिए, कि पता नहीं। तो उस बच्चे वाली सिचुएशन है यहाँ। अभी तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही होगी, क्लियर समझ में आएगी, फिर डिस्टर ढूंढ रहा हूं मैं। कैसे समझाइए अपनी बात, ऐसे एक कॉइल है, यहां मैग्नेट रखी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कि जब मैं इस मैग्नेट को नजदीक लाता हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की वजह से ईएमएफ आता है, और ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, क्योंकि सर्किट क्लोज है। अब जब करंट आता है तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और हम एमईसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी कॉइल में करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो एक तरफ सेंस ऑफ रोटेशन इलेक्ट्रिक करंट की क्लॉकवाइज आएगी, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज आएगी, एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बनेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, जैसे ही मैग्नेट मोशन करेगी तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगा कि ये वाले एंड जो है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। अब ये नॉर्थ इस पहले वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, मतलब ये नॉर्थ क्यों बना, इसके नजदीक आने की वजह से नॉर्थ बना, और इसी को नजदीक आने नहीं दे रहा। तो पिताजी हो गए नाराज कि हम तो जा रहे हैं। अब जाते ही फिर फ्लक्स बदल गया, और फ्लक्स बदलते ईएमएफ आया, ईएमएफ आते ही करंट आया, करंट कुछ इस तरह से फ्लो हुआ कि ये बन गया साउथ पोल। पापा कहां जा रहे हैं? जाने नहीं दूंगा। समझ गए? पापा क्यों आ रहे हो? आने नहीं दूंगा। कुछ भी क्यों कर रहे हो? कुछ करने नहीं दूंगा। तो मैग्नेट के मोशन से ही तो ईएमएफ आ रहा है, और मैग्नेट में मोशन होने नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उस वजह का अपोज कर रहा है जिस वजह से ये डेवलप हुआ है, इस वजह से माइनस लगाया उसने। तो देखने में तो माइनस बेवकूफी वाला लग रहा है, माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन माइनस की बहुत सिग्निफिकेंस है, अपने आप में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। माइनस क्या कहता है, पूछा जाता है, याद कर लेना। लेंज लॉ स्टेट्स the induced EMF opposes the same cause due to which it gets induced. Induced EMF उस वजह का, उस कारण का ही विरोध करता है जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहा है। बेटा बाप का ही ओपोज कर रहा है। औरंगजेब है। समझ गए बात को? इतनी बात क्लियर हो गई? यही पहला मेथड भी है। बातों बातों में समझ में आ चुका होगा। रिलेटिव मोशन, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। समझ रहे हो? और वो समझिए, यू शेप का वायर है, एक तरफ से खुला छोड़ दिया, इसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर यूं रख दिया जिसको स्लाइड कर सकते हैं। उसको मैं चाहूं तो वेल्डिंग करके, सोल्डरिंग करके फिक्स कर सकता हूं, लेकिन मैंने उसको जस्ट एज रखा हुआ है ताकि वो स्लाइड हो सके, स्लाइडेबल रहे, मूवेबल रहे। इसके ऊपर रखा हुआ है। अब रखते ही क्या बन गया, क्लोज लूप बन गया, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, कितना बी। अब ये जो है इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस। इसको मूव कर सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, एल। इसको मूव कर सकते हैं, वी वेलोसिटी से खिसका रहे हैं, और खिसकाते खिसकाते इसको यहां ले आए नई पोजीशन पे, क्योंकि मूवेबल था, स्लाइडेबल था, तो स्लाइड कर सकते थे, तो स्लाइड कर दिया, नई पोजीशन में आ गया पी डैश एस डैश। अब ये यहां से यहां पहुंचा तो कुछ टाइम लगा, मान लेते हैं टाइम लगा डेल्टा टी, और जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इनिशियल लूप ये वाला था छोटे वाला, फाइनल लूप बड़े वाला। दोनों लूप के एरिया में कुछ फर्क है, वो जो फर्क है दोनों लूप के एरियाज में, वही तो चेंज इन एरिया है। मतलब ये तो लूप का एरिया बदल गया क्या? क्यों बदला? क्योंकि कंडक्टर ने मोशन किया, क्योंकि कंडक्टर ने मोशन किया, इसलिए तो मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। कंडक्टर के मोशन करने की वजह से लूप का एरिया बदल रहा है, इसलिए मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। और एरिया बदला तो फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो ईएमएफ आया। वो कितना आया वो पता करना है, तो पता कर लेते हैं। तो ये चेंज इन एरिया ये वाला कितना होगा, एरिया ऑफ पी डैश पी एस एस डैश, ये तो होगा। इस रेक्टेंगल का एरिया तो चेंज इन एरिया है, और ये कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होगी, डिस्टेंस मूव्ड बाय द मूवेबल वायर, डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस मूव क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो चेंज इन एरिया ये आ गया। बात समझ में आई? अब एरिया बदला तो फ्लक्स बदला। भाई फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए। एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन किस किस में 90 है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। यही तो मार्क आ गया इंडिया। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में 0 डिग्री है, लूप में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 है। ये 90 0 का बड़ा कलेश है। अगर 90 ले लोगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। एंगल 90 भी है, एंगल 0 भी है, तुम्हें कौन सा चाहिए,
एंगल लूप का और मैग्नेटिक फील्ड का 90 है, एंगल नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का 0 है। अभी बहुत सारे घूम गए होंगे इस बात में, समझा देता हूं, देख तो ले बेटा। दिस इज ए लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं और सामने जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पियर्स करती हुई जा रही हैं। इसका प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 हुआ। लेकिन ये वाला चाहिए नहीं, मैंने तुम्हें बता रखा है एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस। अब इस पेन के साथ, इस स्टाइलस के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल कितना है, ये वाला चाहिए, समझ गए। तो क्योंकि एंगल 0, तो cos 0 1, तो फ्लक्स B है। अब यहां देखो, जब ये बदला तो ये बदला, तो डेल्टा फाई को B डेल्टा A लिख दूं, चलेगा। अब B LV डेल्टा T लिख दूं तो भी चलेगा, वैल्यू तो प्लेस कर दी, समझ में आ रही है। हटा दूं इसको, आगे चले। फैराडे लॉ और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस, ये फैराडे की वजह से, ये लेंज की वजह से, ओवरऑल ये डेल्टा पाई की वैल्यू जो अभी निकाली डाल दो। ये वो फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल कराएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन ऑफ बोर्ड ना होता, थीटा एंगल पे होता, तो हमें साइन कंपोनेंट लेना पड़ता। तो अभी तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसे होता फिर एक कंपोनेंट ऐसे जाता, एक कंपोनेंट ऐसे जाता, तो हम ये वाला लेते, साइन वाला लेते, तो ये हो जाता। समझ में आया, क्लियर है, आगे चलें। लगा लो यार, अंडरस्टूड है वो तो ऑप्शन देख के काम करोगे, अदरवाइज तो ऐसे लिख लेते हैं फिर संतुष्टि के लिए। खत्म कहानी, चले आगे। चलिए और देखिए, इसी में एक क्वेश्चन बनेगा बड़ा मजेदार, अब फंसोगे तुम, ठीक है। एक रॉड है, उसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं, इसको कहते हैं एक रॉड रखी है, साइकिल का रिंग ले रखा है या कंडक्टिंग रिंग ले रखी है, रॉड रखी है, सेंटर यहाँ है, पेरिफेरी यहाँ है, लेंथ L है, और ये यूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो जब ये घूमेगी तो मोशन तो यहाँ भी हो रहा है, कुछ ये लूप का एरिया स्वीप आउट कर रही है, एरिया बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है, ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ कितना होगा तो वो समझ लो। एक तो वाहियात तरीका जो ज्यादातर बच्चे 90% पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीका, दोनों समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए देखिए, पहले यहाँ कहीं रहा होगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गई रॉड घूमते घूमते, तो इसने थीटा एंगल चेंज किया। अब थीटा एंगल चेंज किया तो क्या हुआ, देखो इधर, अब ये थीटा एंगल जब चेंज किया तो एरिया को चेंज हुआ। एरिया कितना चेंज हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल मान लो ऑलमोस्ट, हालांकि ट्राइंगल है नहीं इसलिए मैंने वाहियात बोला इस मेथड को, क्योंकि ट्राइंगल है नहीं, अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगल मान के कर रहे हैं। बेस कितना है बेटा, L, और ये कितना है, आर्क, आर्क बोले तो S, ठीक है। अब एक चीज पढ़ते आ रहे हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ते आ रहे हो, अच्छा जी। तो उसकी हेल्प अगर हम लें तो क्या कर सकते हैं, एस को क्या ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है, आर की जगह क्या है, आर की वैल्यू तो एल है, तो क्या हुआ, ठीक। और भैया जब ये आ गया चेंज इन एरिया, तो चेंज इन फ्लक्स भी हो गया, नहीं हो गया, ईएमएफ
क्या हो गया, b इंटू हाफ ठीक है। अच्छा अब E इज इक्वल टू, या फ्लक्स ले लो या पाई ले लो इसको, EMF माइनस d बाय dt ऑफ फाई होता है, BL स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस गलती से लगा दिया मैंने, ठीक है, हाफ बेल स्क्वायर d बाय dt ऑफ थीटा, इसको ओमेगा कहते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज एंगुलर वेलोसिटी, तो EMF आ गया हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, इससे न्यूमेरिकल्स होंगे। बात समझ में आई? लेकिन वाहियात है, मुझे अजीब सा लगता है, बुक्स में दिया हुआ है बहुत सारी, लेकिन अजीबोगरीब सा है। प्रॉपर क्या है, फिर प्रॉपर देख लो, उसमें इंटीग्रेशन लगेगा। जब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड घूमेगी तो कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, तो x डिस्टेंस पे इसका एक एलिमेंट ले लो dx। अब ये छोटा सा टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है ना, या मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसमें EMF आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, BLV। अगर इतने पार्ट में EMF DE मान लूं तो DE की वैल्यू कितनी होगी, BLV होता है, L की जगह DX लूंगा ना, और V की जगह R ओमेगा लगाऊं, लेकिन R क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये X ओमेगा लिया जाएगा। अगर यहाँ पे लेते हैं एलिमेंट तो x की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी भी 0, पेरिफेरी पे लेते तो x की वैल्यू r, तो वेलोसिटी r ओमेगा, बीच में लिया है तो x, तो वेलोसिटी x ओमेगा। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। टोटल EMF क्या होगा, और लेंस लॉ की वजह से यहां माइनस भी आएगा। ये प्रॉपर मेथड, न्यूमेरिकल बनेंगे फॉर्मूला पे। बात समझ में आई, आई नहीं आई? एक छोटी सी चीज बताता हूं फिर छोड़ देता हूं। क्वेश्चन में कहां फंसोगे, तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, साइकिल का रिम है, एक तिल्ली लगी हुई है उस रिम में, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, 2 वोल्ट का EMF आता है। अगर 50 तिल्ली होती तो कितना EMF आता, तुम क्या करोगे, 50 इंटू 2 100 वोल्ट, पहला ऑप्शन भी 100 वोल्ट मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा। अगेन पुरानी बात याद करो, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, और जितनी भी तिल्लियां लगाओगे सारी किस कॉम्बिनेशन में आएंगी, तो जितना एक में उतना सब में। एक में अगर 2 वोल्ट आ रहा तो सब में कितना आएगा, समझ में आया? इंटरेस्टिंग है चैप्टर। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक बताया भी था, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट का नेचर इंक्रीजिंग है। यहां लूप रखा मैंने, लूप में इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बताइए, कोशिश करिए, याद है? देखिए बहुत अच्छी बात है, याद है तो। जिन्हें याद नहीं है समझ ले एक बार फिर से। ये जो करंट है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड होगी, क्योंकि करंट का नेचर इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर भी इंक्रीजिंग होगा। तो अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसका ओपोज करेगा, मतलब इस फील्ड को बढ़ने नहीं देगा। ये फील्ड कैसा है, बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने नहीं देगा, तो इंड्यूस्ड फील्ड आएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड।
और आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड की हेल्प से हम राइट हैंड ग्रिप रूल की हेल्प से बता सकते हैं कि करंट कैसा होगा। समझ में आई बात? तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम यहां बोल सकते हैं। और वैरायटी देखिए, ये करंट है, ये डिक्रीजिंग नेचर का है। अब कैसा आएगा? अब करंट डिक्रीजिंग नेचर का है तो ऑब्वियस दिखाई दे रहा है, पलट जाएगा। ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ फील्ड कैसा आएगा? क्रॉस। लेकिन ये करंट डिक्रीजिंग नेचर का, तो फील्ड भी डिक्रीजिंग नेचर का होगा। और डिक्रीजिंग नेचर के फील्ड को डिक्रीज नहीं होने देगा लेंज लॉ, तो क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा। इंड्यूस फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड है। अप्लाइड फील्ड है इनवर्ट द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो इंड्यूस फील्ड भी आएगा इनवर्ट द प्लेन ऑफ बोर्ड। और इनवर्ट द प्लेन ऑफ बोर्ड में राइट हैंड ग्रिप रूल से डायरेक्शन कैसी हो गई? क्लॉकवाइज। समझ आया? चलिए और देख सकते हैं, करंट इंक्रीजिंग नेचर का ही है, लूप ऊपर रखा है। बताइए डायरेक्शन कैसी आएगी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो क्या काम नहीं करेंगे, सोच समझ के बताना। लॉजिक लगाओ पूरा। भाई इसकी वजह से फील्ड कैसा आएगा? आउटवर्ड। और ये करंट इंक्रीजिंग तो फील्ड इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए को बढ़ने नहीं देगा, घटते हुए को घटने नहीं देगा लेंस लॉ। तो ये बढ़ता हुआ फील्ड है, तो इंड्यूस फील्ड क्या आएगा? इसके ऑपोजिट। ये आउटवर्ड है तो वो कैसा आएगा? इनवर्ड। इनवर्ड में डायरेक्शन कैसी हो गई? समझ गए? ठीक है। और देखिए फिर इसी में करंट है हमारा डिक्रीजिंग नेचर का, लूप ऊपर रखा है। बताइए उसका उल्टा ठीक। बात समझ में आई? चलिए इंड्यूस करंट बताइए। बताइए इंड्यूस करंट किधर होगा? एज एक्सपेक्टेड, नो इंड्यूस करंट। करंट कांस्टेंट है तो फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी नहीं आएगा। बात समझ में आई? इसे चाहे वो ऊपर रखो, नीचे रखो, कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए करंट इंक्रीजिंग नेचर का है, एक लूप इधर रखा है, एक लूप इधर रखा है, ए और बी दोनों में डायरेक्शन बताइए। ए में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड और इंक्रीजिंग। इसमें कैसा होगा? इनवर्ड और इंक्रीजिंग। इसको दोनों बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए को बढ़ने नहीं देगा, तो दोनों के ऑपोजिट आएगा इंड्यूस फील्ड। इसमें डॉट है तो क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। और इसमें समझ में आ गई बात? और देखिए और क्या वैरायटी इसमें बनती है। करंट कांस्टेंट है, लूप v वेलोसिटी से जा रहा है अवे फ्रॉम द वायर। बताइए इंड्यूस करंट किधर आएगा? किधर आएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा बताओ जरा। ये जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है तो फ्लक्स वीक पड़ रहा है, तो वीक नहीं पड़ने देगा। समझ रहे हो बात को? अब अप्लाइड फील्ड कैसा है? इनवर्ड। और दूर जाने की वजह से डिक्रीजिंग नेचर का हो गया, फ्लक्स डिक्रीजिंग नेचर का, तो समझने के लिए हम लिख सकते हैं ये डिक्रीजिंग नेचर का है, तो इसको सपोर्ट करेगा। तो इंड्यूस फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, इनवर्ड आएगा। इनवर्ड आएगा तो कैसा होगा? समझ में आई बात? अगर दिस साइड ये दूर जा रहा होता तो क्या होता? सोच के बताना, तुक्का मत मारो।
अब भी दूर जा रहा है। अब कैसा है फील्ड, कैसा है इसमें आउटवर्ड, लेकिन डिक्रीजिंग, तो इसको सपोर्ट करेगा, कैसा हो जाएगा ऐसा। समझ में आई बात? और देखो इसी में और वैरायटी, क्या यही बना देते हैं। अगर ये लूप नजदीक आ रहा होता वी वेलोसिटी से, फिर क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता ना। और इधर वाला लूप अगर नजदीक आ रहा होता तो क्लॉकवाइज हो जाता। समझ में आ रही है बात? चलिए ओके। और क्या बन सकता है इसमें, और वैरायटी बन जाती है। देखिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, इसमें एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इंड्यूस करंट किधर आएगा बताइए? अंदर एंटर हो रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ते हुए का ओपोज करेगा, तो इंड्यूस फील्ड इसके ओपोजिट आएगा, बढ़ते हुए को बढ़ने नहीं देगा। ये इनवर्ड है तो वो कैसा आएगा आउटवर्ड। तो समझ में आई बात? यही लूप अगर बाहर निकल रहा होता तो, समझ गए? और यही लूप अगर यहां ट्रेवल कर रहा होता तो इंड्यूस करंट जीरो, फ्लक्स बदल ही नहीं रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है। जब फ्लक्स बदलेगा तभी तो ईएमएफ आएगा। चैप्टर की थीम तो यही है। वो अंदर घुस रहा है लूप, तो फ्लक्स बदल रहा है, अब घुस चुका तो जितना बदलना था बदल चुका, अब कुछ नहीं होगा, अब तो कांस्टेंट हो गया फील्ड भी फ्लक्स भी, तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये इंड्यूस करंट भी नहीं आएगा। इसमें डॉट कर दें फील्ड को तो समझ गए कैसे करेंगे? कर सकते हो भाई, यहाँ क्लॉक हो जाएगा, यहाँ एंटी क्लॉक हो जाएगा, यहाँ जीरो रहेगा। ये अंदर घुस चुका है लूप, अंदर ट्रेवल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, अब इंड्यूस करंट कितना होगा? अब अंदर घुस चुका पूरी तरह, तो फील्ड के अंदर ही है वो, फ्लक्स बदलना चाहिए ना। मेन थीम क्या है? फ्लक्स बदलना चाहिए। अब फ्लक्स बदल ही नहीं रहा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? और वैरायटी क्या बनती है? और देखिए और वैरायटी क्या बनेगी। क्रॉस फील्ड है, ये सर्कुलर लूप था, इसको फोर्सफुली पुश किया जा रहा है अंदर की तरफ, फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। शेप इसकी डिस्टॉर्ट कर दी, ऐसी कर दी। अब इसमें इंड्यूस करंट आएगा नहीं आएगा? आएगा तो क्या डायरेक्शन होगी? एरिया कम हो गया बेटा तो फ्लक्स कम हो गया, घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देगा, घटने नहीं देगा तो सपोर्ट करेगा। इंड्यूस फील्ड अप्लाइड फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, अप्लाइड फील्ड अंदर है तो इंड्यूस फील्ड भी अंदर आएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ गए? अगर ट्रांसफॉर्मेशन इसी पे फोर्स लगा के इसको, अगर इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे, सर्कुलर से डिस्टॉर्टेड शेप में लाओगे तो करंट क्लॉकवाइज, और अगर डिस्टॉर्टेड को वापस खींच के सर्कुलर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? समझ गए? यही क्वेश्चन डॉट में बन सकता है। बात समझ में आई? कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये इंड्यूस फील्ड के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई, वॉशिंग मशीन है घर में, कौन सी कंपनी की है? और है किसी क्या? वर्लपूल है किसी क्या? वर्लपूल है किसी क्या? वर्लपूल, WHIRL, वर्लपूल।
इंडस्ट्री में जो नाम रखा जाता है बिना वजह नहीं रखा जाता, मीनिंग होता है। अब सबका होगा इसकी गारंटी नहीं है, पर कुछ का तो होता है। सर्फ एक्सेल नाम सुना है? क्या मतलब है सर्फ एक्सेल का? सर्फ का क्या मतलब है? एक शब्द सर्फेक्टेंट होता है, सुना? नहीं सुना। ये सिलेबस रिड्यूस होता जा रहा है, हर चीज के फायदे नुकसान है, बार बार ये बात कह चुका मैं। कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, ठीक है, लेकिन फायदा देखने भर का कोई खास फायदा नहीं है। जेई का एंट्रेंस दोगे, नीट का एंट्रेंस दोगे, तो वो सिलेबस वहां से नहीं हटाया, सिर्फ सीबीएसई ने हटा दिया। तो कहने को यहाँ 2 चैप्टर बोर्ड से पहले कम पढ़ लो, बोर्ड के बाद दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, फिर वो पढ़ने जरूर पड़ेंगे। केमिस्ट्री में एक चैप्टर सॉलिड स्टेट हटा दिया, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चैप्टर। एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया। कंपटीशन में आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में एक टर्म आती है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट है ना, क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 सरफेसेस के बीच में काम करता है, उसे कहते हैं सरफेक्टेंट। बात समझना, स्टोरी कहां से कहां पहुंच गई। सरफेक्टेंट जो 2 सरफेसेस के बीच में काम करे। जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, डिटर्जेंट का, वो सरफेक्टेंट पे डिपेंड करता है। सरफेक्टेंट में, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। समझ रहे हो बात को? तो अब एक लॉन्ग चेन होती है और एक शॉर्ट हेड होता है। वो कई तरह के होते हैं, कैटायनिक सरफेक्टेंट, एनायनिक सरफेक्टेंट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, बहुत टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक एंड, अब जो कपड़ों पे डर्ट है ना, डर्ट क्या होती है? डस्ट होती है, एक ग्रीस होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है। डर्ट क्या होती है? डस्ट और ग्रीस को मिला करके हम कह सकते हैं डर्ट है। तो जो डर्ट मॉलिक्यूल है उस पे एक एंड आके अटैच हो जाएगा सरफेक्टेंट का। समझ रहे बात को? और उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। ठीक है, जब पानी डालोगे तो पानी के साथ वो हाइड्रोफिलिक पार्ट निकल जाएगा, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ में फिर वो जो डर्ट मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा। समझ रहे बात को? तो साइंटिफिक है। तो सर्फ एक्सेल से मतलब ये था एक्सीलेंट सरफेक्टेंट। इसी में टर्म आती है सीएमसी, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, कि कितना उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर ताकि वो मिसल्स बना सके। जब जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स है डर्ट या ग्रीस को चारों तरफ से कैप्चर कर लेंगे, तो कम से कम उतने मॉलिक्यूल्स होने तो चाहिए ताकि उसे चारों तरफ से सराउंड कर सकें। तो कितनी कंसंट्रेशन पे वो सराउंड कर पाएंगे, मिसेल बना पाएंगे, उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, सीएमसी। समझ रहे बात को? तो अब ये इस तरह से वर्क करता है। तो सर्फ एक्सेल वालों के पीछे लॉजिक कितना सर्फ एक्सेल नाम रखने का कि एक्सीलेंट सरफेक्टेंट। हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है इसमें जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका वर्क एक्सीलेंट है। ऐसे ही वर्लपूल, वर्लपूल से मतलब एक पानी के वर्ल्ड्स बन जाएंगे। पानी का छोटा सा पूल बन गया मशीन के अंदर, उसमें वर्ल्ड्स क्रिएट होंगे और उन वर्ल्ड्स के साथ जब आपके कपड़े घूमेंगे तो वॉश हो जाएंगे। तो वर्लपूल साइंटिफिक नेम है। बाद में फिर जो पुराना, अब किसी कंपनी ने, कोई कंपनी साइकिल बनाती है, अब वो कल को कंप्यूटर बनाने लगे तो ब्रांड नेम थोड़ी चेंज करेगी। तो एलजी वाले और बहुत कुछ बना रहे थे, एलजी वालों ने भी वॉशिंग मशीन बना दी। सैमसंग वाले बहुत कुछ बना रहे थे, उन्होंने भी वॉशिंग मशीन बना दी। वर्लपूल स्पेशलाइज्ड वॉशिंग मशीन के लिए स्टार्ट हुआ था। तो बात मेरी समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। यहाँ वर्ल या एडीज क्रिएट हो जाएंगे कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, तो उसलिए नाम दिया गया एडी करंट। होता क्या है, जैसे वर्लपूल में वर्ल्ड्स बनते हैं, ऐसे ही कंडक्टर के सरफेस पे वर्ल्ड्स बन जाएंगे, एडीज क्रिएट हो जाएंगे, बबल टाइप का बन जाएगा, है ना। लेकिन वो पानी का नहीं होगा, वो किस चीज का होगा? वो करंट का होगा। और इस टाइप के करंट को कहते हैं एडी करंट। मतलब कि जैसे वायर में करंट फ्लो होता है ना, ऐसे ही मेटेलिक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे भी करंट फ्लो होता है। ये मेटेलिक शीट है कोई, अगर मैं इसका कुछ सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए तो उसका कुछ फ्लक्स भी होगा। अगर मैं इसको मोशन में ले आऊं तो वो फ्लक्स बदलना शुरू हो जाएगा, और वो फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल होगा। इलेक्ट्रिक करंट को ट्रेवल होने के लिए यहाँ वायर्स तो मिल नहीं रहे, तो वो सरफेस पे लूप की तरह ट्रेवल करेंगे करंट, इस तरह से।
तो एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एडी लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको नाम दिया गया एडी। ये करंट क्या कहलाता है? एडी करंट। जनरली हम टर्म देख के सोचते हैं साइंटिस्ट के नाम पे होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ऑफबाउ रूल। ऑफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है ऑफबाउ। ऑफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब जिन सब शेल्स की एनर्जी कम है वो पहले भरी जाएंगी, जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में भरी जाएंगी। तो बिल्डिंग अप जर्मन वर्ड है। तो जरूरी नहीं है हर एक टर्म, हर एक डेफिनेशन किसी साइंटिस्ट के नेम से रिलेट की जाए, है ना। तो बात समझ में आई। तो ऐसे यहाँ पे एडी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम तो कुछ और था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम तो फौकाल्ट था, फौकाल्ट, ठीक है। उसके नाम पे, उसके ऑनर में भी नाम दिया जाता है, फौकाल्ट करंट भी इसको कहते हैं। लेकिन एडी करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एडी लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। हुआ क्या, उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट क्या कंडक्ट किया? उसने जो है एक मेटल का ऑब्जेक्ट लेकर के इस तरह से ऑसिलेट कराना शुरू करा, और ऑसिलेट कराना शुरू करा तो ऑब्वियस है, जब ये आप 11th क्लास में टॉपिक पढ़ते हो वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एट वेव्स या वेव्स एंड ऑसिलेशन, उसमें क्या है कहानी कि कई तरह के ऑसिलेशंस होते हैं। एक फ्री ऑसिलेशंस होते हैं, एक फोर्स ऑसिलेशन होते हैं, रेजोनेंट ऑसिलेशंस होते हैं, बहुत टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं। तो होता क्या है, एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाएं जहाँ वैक्यूम है और ऑसिलेशन स्टार्ट कर दें तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये मूव करता ही रहेगा, ऑसिलेट करता ही रहेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर के जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ये क्या होगा, ये एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा, एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ऊपर से क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये एनर्जी लूज करना शुरू कर देगा, और एनर्जी लूज करते करते जब इसकी एनर्जी रिड्यूस होगी तो इसके एम्पलीट्यूड भी कम होना शुरू हो जाएगा, इसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड भी कम होना शुरू हो जाएगा। पहले इतना गया था, फिर थोड़ा कम जाएगा, फिर और कम कम होते होते रुक जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी कुछ टाइम तो कंज्यूम होगा, कुछ टाइम कंज्यूम होगा, तो मतलब 2-4 सेकंड तो लगेंगे ना इसको रुकने में। अब ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसने सडनली जहां पे ऑसिलेशंस परफॉर्म कराए जा रहे थे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करते ही हुआ क्या कमाल कि ये जो थोड़ी देर में 5 सेकंड बाद रुकता, ये स्विच ऑन करते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुक गया। मतलब जाते जाते अचानक से वहीं ब्लॉक हो गया। कि ऐसा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उसका मोशन रुक गया। तो रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से इस पे कुछ फ्लक्स लिंक हो गया, और इसके मोशन की वजह से वो फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज होने लगा। अब फ्लक्स चेंज होने लगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद अपने प्रोडक्शन का अपोज करता है, खुद अपने जनरेशन का अपोज करता है, खुद अपने इंडक्शन का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो उसने लेंज लॉ ने ही, इंड्यूस्ड ईएमएफ ने खुद इसका मोशन रोक दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया गया तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ, ईएमएफ आया, और ईएमएफ आने की वजह से उसी ईएमएफ ने इस ऑसिलेटिंग मेटेलिक शीट का मोशन ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी सामने आई। तो अब और रिसर्च से पता चला कि यहाँ पे सरफेस पे ही करंट ट्रेवल होने लगता है, और उसी करंट को नाम दिया गया एडी करंट। एडीज की फॉर्म में करंट बन गया तो क्या नाम दिया गया, एडी करंट। और एडी करंट फौकाल्ट के ऑनर में नाम इसका बाद में फौकाल्ट करंट भी रखा गया। बात समझ में आई। तो क्या है एडी करंट, हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए पीस ऑफ मेटेलिक शीट is changed, then electric current starts flowing on the surface of that sheet in the form of closed loops. This current is known as, बात समझ में आई। अब एडी करंट, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब इससे नुकसान क्या हुआ, मशीनरी में कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, कहीं पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस कोई चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और मशीन्स के मेटेलिक पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा, एडी करंट जनरेट होगा। अब एडी करंट जनरेट होने की वजह से कितना भी अच्छा आप मेटल लेंगे उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अब रेजिस्टेंस में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मैं आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी रेजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो हीट जनरेट होती है। तो एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो एनर्जी लॉस होने लगा। ऊपर से उस हीट की वजह से मशीनरी के पार्ट्स जो है वो भी डैमेज हो रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है, एनर्जी लॉस भी हो रहा है और रिसोर्सेज का लॉस भी हो रहा है। तो ये डेंजरस है, हार्मफुल है। तो अब सवाल उठा इसको कम कैसे करा जाए।
इसको कम कैसे करा जाए। तो अभी तक की कहानी में हमें ये समझ में आ गया कि एडी करंट क्या होता है। एडी करंट को हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, जब भी किसी मेटेलिक पीस का सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है तो उस पे क्लोज लूप की फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल होने लगता है, इसको हम एडी करंट कहते हैं। ये डेंजरस है, हार्मफुल है, एनर्जी लॉस कराता है, वियर एंड टियर कराता है, मशीन की लाइफ कम कर देता है। अब इसको कम कैसे किया जाए? भाई खत्म तो कर नहीं सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे किया जाए? तो रिड्यूस करने के तरीके निकाले गए तो दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछे भी जाते हैं कि कैसे। अगर मैं इस मेटेलिक शीट का सरफेस एरिया ही कम कर दूं तो करंट को फ्लो होने के लिए कम एरिया मिलेगा, तो करंट का अमाउंट भी कुछ कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाने लगा, इसमें कट लगाए जाने लगे, छेद कर दो, कहीं कहीं रेक्टेंगुलर छेद कर दो, कहीं स्क्वायर फॉर्म में कर दो, कहीं कैसे कर दो। तो इस तरह से क्या होगा, अब पूरी में आप कंप्लीट शीट यूज ही नहीं कर रहे हो तो एरिया कम मिलेगा ना, तो करंट बीच बीच में से निकलेगा। ऑब्वियस है, जितने लूप पहले बन रहे थे बन जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जितने लूप्स पहले बन रहे थे उतने तो नहीं बनेंगे। पहले 20 बन रहे थे तो 4 या 5 बनेंगे हार्डली, सरफेस एरिया ही कम है, समझ रहे बात को। तो एडी करंट की अमाउंट कम हो जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं बाय मेकिंग स्लिट्स एंड स्लॉट्स। बाय मेकिंग स्लिट्स एंड स्लॉट्स इन द मेटेलिक पीस वी कैन रिड्यूस द एडी करंट। याद रहेगा, हाउ कैन वी रिड्यूस द एडी करंट? बाय मेकिंग स्लिट्स एंड स्लॉट्स। दूसरा तरीका ये है कि रजिस्टर दिखाओ जरा, कहीं पे आपको इतना मोटा मेटेलिक पीस यूज करना है तो आप इसको यूज मत करिए, आप पतली पतली शीट्स ले आइए, जैसे पेपर की शीट्स है ना, ये ऐसे पतली पतली शीट्स ले आइए बहुत सारी, और फिर क्या करेंगे आप, उनको इंसुलेट कर दीजिए, उनको एक दूसरे से इंसुलेट कर दीजिए। पहले सरफेस पे एडी करंट आएगा तो वो दूसरे पे नहीं जा पाएगा, और थोड़ा बहुत चला भी गया तो तीसरे पे नहीं जा पाएगा, मतलब तो कुछ पार्ट तो बचा है ना। इस तरीके को कहते हैं लैमिनेशन। मतलब मेटेलिक पीस आपको यूज करना है तो सिंगल थिक पीस यूज करने की बजाय मल्टीपल थिन शीट्स यूज करके उनको लैमिनेट कर दिया जाए तो एडी करंट की अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें दूसरा मेथड क्या है एडी करंट को रिड्यूस करने का? लैमिनेशन। अच्छा, अब आगे बात समझो। तो हमने क्या पढ़ लिया, एडी करंट क्या होता है, हार्मफुल है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा अब इंसान से बुरा कोई स्पीसीज मुझे नहीं लगता अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब हर वो काम इंसान ने करा जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए छोड़ो, लिमिट ही नहीं है कोई इंसान की बुराई की, आप सब जानते हो, ठीक है। मतलब कितना एक्सप्लॉइटेशन हमने नेचुरल रिसोर्सेज का किया है, लिमिटलेस, काउंटलेस, है ना। मतलब कोई डेडलीस्ट ऑर्गेनिज्म भी है उसको भी हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्नेक को नहीं छोड़ा, वेल्स को नहीं छोड़ा, फॉरेस्ट को नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। तो एडी करंट की क्या मिसाल, ये क्या चीज है भाई, इसको कैसे छोड़ देंगे। इसको भी अपने फेवर में हम यूज करना सीख गए। कैसे? मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो स्पीडोमीटर में स्पीड पता चल जाती है इसी की मेहरबानी से। कैसे? आप जब ट्रेवल कर रहे हो तो आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हो? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे हो। पहिए का जो एक्सल होता है, हिंदी में धुरी कहते हैं, ठीक है, जहां से स्पोक्स निकलते हैं या जहां से एलॉय व्हील्स निकलते हैं, सेंट्रल पार्ट जो होता है। आपने देखा होगा 2 व्हीलर बाइक आप चलाते हैं तो कई बार स्पीडोमीटर स्पीड बतानी बंद कर देता है। आप जाते हैं मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास, है ना, टेक्नीशियन, तो वो क्या करता है भाई, आउटर की केबल खराब होगी, केबल बदल देता है। तो वो केबल का भी ध्यान देना, मीटर से निकल के कहाँ जाती है? फ्रंट व्हील के सेंटर पे जाती है। फ्रंट व्हील का सेंट्रल पार्ट जो होता है, हब बोलते हैं जिसको, या एक्सल बोलते हैं, वहां कनेक्टेड होती है। तो जो एक्सल होता है ना वो मेटेलिक है, और जब आप चल रहे हो तो वहां कहाँ ट्रेवल कर रहा है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक्सल ट्रेवल करेगा तो क्या होगा? एडी करंट जनरेट होंगे। अगर आप स्लो मोशन कर रहे हो तो स्मॉल अमाउंट में एडी करंट आएगा, आप हाई स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हो तो लार्ज वैल्यू ऑफ एडी करंट। तो जो करंट की अमाउंट है वो स्पीडोमीटर को बताएगी कि कितनी नीडल का डिफ्लेक्शन करना है, कितनी स्पीड आ रही है। आप लो स्पीड पे चल रहे हो, कम करंट कम डिफ्लेक्शन, आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, हाई एडी करंट हाई डिफ्लेक्शन, आपको वैल्यू पता चल जाती है। तो यही नहीं, और बहुत चीजें हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कहीं कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उसको गर्म करना है, लेकिन भट्टी है नहीं वहां पे, फर्नेस नहीं है वहां पे, तो वहां क्या किया जाता है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया जाता है। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डाल दो या मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो, मेटेलिक ऑब्जेक्ट का मोशन करा दो मोटर की हेल्प से,
तो मैग्नेटिक फील्ड में जब मेटेलिक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा, एडी करंट जनरेट होगा, और एडी करंट जनरेट होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी। उसको नॉट ओनली हीट किया जाता है, रेड हॉट तक कर दिया जाता है। इस टाइप की फर्नेसेस इंडस्ट्री में खूब यूज की जाती हैं। भाई कोई फ्यूल यूज नहीं कर रहे, कोई कोल पेट्रोलियम यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फर्नेस तो चल रही है बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बाय हेल्प ऑफ एडी करंट। इस टाइप की फर्नेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन फर्नेस। तो हमने बेनिफिट्स के लिए यूज क्या कर लिया, स्पीडोमीटर में यूज कर लिया, इंडक्शन फर्नेस में। ब्रेक्स कई वैरायटी के हैं, आजकल आप डिस्क ब्रेक यूज करते हो, है ना, एबीएस 4 व्हीलर्स में आ गया, ठीक है, 2 व्हीलर्स में तो डिस्क ब्रेक चल रहा है ना, चलिए आ गया होगा, अच्छी बात है। उसके अलावा पहले ड्रम ब्रेक चलते थे, और 11th क्लास में पास्कल लॉ पे आप पढ़ते ही हो वो, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक। इसी में एक वैरायटी आती है पावर ब्रेक, ट्रेन्स में यूज किए जाते हैं, एडी करंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो पावर ब्रेक्स में यूज कर सकते हैं, स्पीडोमीटर में यूज करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं। और एक डिवाइस हमने पढ़ी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैंने कहा था बाद में समझाऊंगा, आएगा समझ में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको याद होगा बीच में मैंने आयरन कोर रखा था, वहां पे आर्मेचर के अंदर जो कॉइल थी, कॉइल के बीच में आयरन कोर लगाया था। अब होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करें वहां से रिलेट करके। तो क्या होगा भाई, जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हो जाता है, जो घुमा रहा था कॉइल को। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 होते ही सिर्फ एक टॉर्क काम कर रहा है, वो कौन सा, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क तो भी 0 नहीं हुआ, वो झटके से वापस आएगी कॉइल। अब डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो झटके से वापस आने के चक्कर में कॉइल टूट भी सकती है। हेलिकल स्प्रिंग है नीचे, ऊपर फॉस्फोर बॉन्ड्स की स्ट्रिप है, वो ब्रेक हो जाए तो खत्म, ठीक है, या तो रिपेयरिंग या पूरे खत्म है। तो क्या होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां आयरन कोर लगा देते हैं। आयरन कोर क्या है, मेटल है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी, रेडियल फील्ड भी वहां पे प्रेजेंट है। तो जब हम डिफ्लेक्ट करंट की सप्लाई बंद कर देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो 0 हो गया, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। तो अब वो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रही है तो आयरन कोर के ऊपर एडी करंट जनरेट हो जाएंगे, और वो एडी करंट 0 नहीं हुए हैं। तो वो एडी करंट उसको क्या करेंगे, झटके से वापस नहीं लाएंगे, धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। बात समझ रहे हो भाई। अगर आयरन कोर नहीं लगाया होता तो जैसे करंट की सप्लाई बंद करते, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल झटके के साथ वापस आती, टूट सकती थी। अब ये जो आयरन कोर है इसमें आ गया एडी करंट, और ये जो आयरन कोर के ऊपर एडी करंट आ गया, ये उसको धीरे धीरे वापस लेके आएगा, और धीरे धीरे वापस आने की वजह से डिवाइस हमारी सेफ है। तो हम उसमें उसकी डैमेजिंग प्रिवेंट कर सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बाय हेल्प ऑफ एडी करंट। तो एडी करंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। 3 मेन टॉपिक है एडी करंट में। पहला, एडी करंट क्या होता है, दूसरा, एडी करंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और तीसरा, एडी करंट को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, मोशनल ईएमएफ पढ़ चुके, रोटेशनल ईएमएफ की बात कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। एक शब्द और यूज होता है यहाँ, जितने भी पढ़ोगे मोशनल रोटेशनल सबके लिए, बैक ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ अपना ओपोज करता है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। कहीं बैक ईएमएफ सुनने को मिल जाए, लिखा हुआ दिख जाए तो घबराना नहीं, बैक ईएमएफ भी इंड्यूस ईएमएफ को ही कहते हैं। रोटेशनल ईएमएफ, और दूसरी हेडिंग है इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना इसके लिए इंपॉर्टेंट लगाऊं उतना कम है। ठीक है, समझ लीजिए आप। ऑल्टरनेटिंग करंट इसी पे डिपेंड करता है। आओ बैठो जल्दी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ एक कॉइल रखी है, कॉइल का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और कॉइल अपने ही एक्सिस पे घूम रही है।
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी, तो अब क्योंकि ये कॉइल का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, या ऐसा कहें कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो इसका कुछ फ्लक्स होगा, होगा नहीं होगा? कितना होता है भाई फ्लक्स? बी ए कॉस थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है कॉइल में तो n बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे एक बात आप, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं बेटा। तो फ्लक्स जो है वो एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि कॉइल घूम रही है तो कॉइल के घूमने के साथ साथ एंगल बदलेगा, एंगल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा। वो ईएमएफ हम पता कर सकते हैं फैराडे के लॉ और लेंज के लॉ से। E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ फाई, ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी चलेगा। एन बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी होगा, क्या होगा? अबे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यही पूछ रहा हूँ, आगे की बात नहीं पूछ रहा अभी, जहां तुम बुद्धि चला रहे हो वो नहीं। अबे नहीं पूछ रहा यार, इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ। कॉस का साइन होता है ना, और क्या कह रहा हूँ, माइनस साइन। ये होगा कि नहीं होगा? अब आगे बात करते हैं, इनर लेयर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन वो मल्टीप्लाई में, तो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी मिला नहीं मिला, या एन ए बी ओमेगा साइन थीटा मिला कि नहीं मिला? अब ये जो ईएमएफ है साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो अगर थीटा बदलेगा तो साइन थीटा बदलेगा, और साइन थीटा बदलेगा तो ईएमएफ बदलेगा। जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो ईएमएफ भी क्या मैक्सिमम हो जाएगा? तो फॉर ईएमएफ टू बी मैक्सिमम साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, दैट इज 1। तो ई मैक्स कितना हो गया? इसी को ई नॉट कहते हैं। बात समझ में आई? अब ये यहां यूज कर लें तो ई कितना हो जाएगा? ई नॉट, कोई कसम नहीं खा रखी, स्मॉल ई से डिनोट करना, कैपिटल ई भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट में पूरे चैप्टर में ऐसे ही लिखते रहेंगे। जो बच्चे यहाँ इस टॉपिक पे टेंशन नहीं देंगे वो हर टॉपिक में पूछते ही रहेंगे कि ये कैसे आया, और मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो पिछले चैप्टर में आया। बात समझ में आई? आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए। हाँ बोलो। स्टेप थोड़ी है बेटा, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मान अधिकतम तो इसका भी अधिकतम, मतलब मैक्सिमम। ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसको 1 रख दो, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही बचेगी। इसको ई नॉट कह दिया। अब अगर इसको ई नॉट कह दूं तो यही बनेगा। बत्ती जली, चमका, सब। साइन थीटा, अगर कॉइल तो घूमती ही रहेगी और एंगल बदलता ही रहेगा, तो कभी ना कभी ये एंगल 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन 0। और जब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा या π/2 हो जाएगा तो ये ई नॉट साइन 90 हो जाएगा, तो ई नॉट या ई मैक्स हो जाएगा।
जब थीटा 180 डिग्री या फिर पाई हो जाएगा साइन 180 की वैल्यू, गजब इंटेलिजेंट। तो कितना हो गया? साइन 270 की वैल्यू नायशा, कितना हो गया? बात समझ में आई? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यही चल रहा है। तो उसका ग्राफ बनाया जाए, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। कैसे बनाइए? जिस किसी इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए ऐसा ही ग्राफ बनता है। और क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? यस सर, तो बड़ा कहना है साइनोसॉइडल कर्व। ठीक, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, बता दूं आपको। ग्राफ एक दिन बताए थे स्ट्रेट लाइन के, बहुत सारे बताए थे इलेक्ट्रो में, फिर बता देता हूं। ग्राफ ये ऐसा भी मिल सकता है, ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है, ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है। ये सारे साइनोसॉइडल कर्व हैं। फर्क क्या है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये साइन के कर्व हैं। कौन से कर्व है? साइन के। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, मतलब मैक्सिमम। तो ये वाला और ये वाला cos के कर्व है। ये प्लस कॉस का है, पॉजिटिव कॉस का है, ये नेगेटिव कॉस का है। ये पॉजिटिव साइन का है, ये नेगेटिव साइन का है। सबको कंबाइंड टर्म के लिए यूज की जाती है साइनोसॉइडल कर्व, क्योंकि इक्वेशन साइन थीटा की है तो साइनोसॉइडल कर्व तो बनेगा ही, लेकिन साइन का बनेगा या कॉस का? कोसाइन का? साइन का। तो ये वाला वैल्यूज मार्क करने के लिए हमने सारी निकालनी है। तो 0 पे वैल्यू 0, इधर ईएमएफ और इधर टाइम। टाइम भी कह सकते हो, थीटा भी कह सकते हो। टाइम बदलेगा तभी तो थीटा बदलेगा। तो 0 पे 0, π/2 पे मैक्सिमम, पाई पे 0, 3π/2 पे -E0 और 2π पे फिर 0। बात समझ में आई? वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। ये ग्राफ भी पीछा नहीं छोड़ेगा इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। बात समझ में आई? अच्छे से भेजे में उतार लो, कॉपी में उतारना, कॉपी में उतार लो। तो कहते हैं एक रॉड रखी है, साइकिल का रिंग ले रखा है या कंडक्टिंग रिंग ले रखी है, रॉड रखी है, सेंटर यहाँ है, पेरिफेरी यहाँ है, लेंथ L है, और ये यूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो जब ये घूमेगी तो मोशन तो यहाँ भी हो रहा है, कुछ ये लूप का एरिया स्वीप आउट कर रही है, एरिया बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है, ईएमएफ आएगा। वो ईएमएफ कितना होगा तो वो समझ लो। एक तो वाहियात तरीका जो ज्यादातर बच्चे 90% पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीका, दोनों समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए देखिए, पहले यहाँ कहीं रहा होगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गई रॉड घूमते घूमते, तो इसने थीटा एंगल चेंज किया। अब थीटा एंगल चेंज किया तो क्या हुआ? देखो इधर, अब ये थीटा एंगल जब चेंज किया तो एरिया को चेंज हुआ। एरिया कितना चेंज हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल मान लो ऑलमोस्ट, हालांकि ट्राइंगल है नहीं इसलिए मैंने वाहियात बोला इस मेथड को, क्योंकि ट्राइंगल है नहीं, अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगल मान के कर रहे हैं। बेस कितना है बेटा? L, और ये कितना है? आर्क। आर्क बोले तो S, ठीक है। अब एक चीज पढ़ते आ रहे हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ते आ रहे हो नहीं पढ़ते आ रहे हो? अच्छा जी,
तो उसकी हेल्प अगर हम लें तो क्या कर सकते हैं, एस को क्या ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है, आर की जगह क्या है, आर की वैल्यू तो एल है, तो क्या हुआ, ठीक। और भैया जब ये आ गया चेंज इन एरिया, तो चेंज इन फ्लक्स भी हो गया, नहीं हो गया, ईएमएफ। क्या हो गया, बी इंटू हाफ ठीक है। अच्छा, अब E इज इक्वल टू, या फ्लक्स ले लो या फाई ले लो इसको, EMF माइनस डी बाय डी टी ऑफ फाई होता है, बी एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, माइनस गलती से लगा दिया मैंने, ठीक है, हाफ बेल स्क्वायर डी बाय डी टी ऑफ थीटा, इसको ओमेगा कहते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज एंगुलर वेलोसिटी, तो ईएमएफ आ गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, इससे न्यूमेरिकल्स होंगे। बात समझ में आई। लेकिन वाहियात है, मुझे अजीब सा लगता है, बुक्स में दिया हुआ है बहुत सारी, लेकिन अजीबोगरीब सा है। प्रॉपर क्या है, फिर प्रॉपर देख लो, उसमें इंटीग्रेशन लगेगा। जब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड घूमेगी तो कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, तो x डिस्टेंस पे इसका एक एलिमेंट ले लो dx। अब ये छोटा सा टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है ना, या मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसमें ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, BLV। अगर इतने पार्ट में ईएमएफ DE मान लूं तो DE की वैल्यू कितनी होगी, BLV होता है, L की जगह DX लूंगा ना, और V की जगह R ओमेगा लगाऊं, लेकिन R क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये X ओमेगा लिया जाएगा। अगर यहां पे लेते हैं एलिमेंट तो x की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी भी 0, पेरिफेरी पे लेते तो x की वैल्यू r, तो वेलोसिटी r ओमेगा, बीच में लिया है तो x, तो वेलोसिटी x ओमेगा। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। टोटल ईएमएफ क्या होगा, और लेंस लॉ की वजह से यहां माइनस भी आएगा। ये प्रॉपर मेथड, न्यूमेरिकल बनेंगे फॉर्मूला पे। बात समझ में आई, आई नहीं आई। एक छोटी सी चीज बताता हूं फिर छोड़ देता हूं। क्वेश्चन में कहां फंसोगे, तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, साइकिल का रिम है, एक तिल्ली लगी हुई है उस रिम में, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, 2 वोल्ट का ईएमएफ आता है। अगर 50 तिल्ली होती तो कितना ईएमएफ आता, तुम क्या करोगे, 50 इंटू 2 100 वोल्ट, पहला ऑप्शन भी 100 वोल्ट मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा। अगेन पुरानी बात याद करो, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, और जितनी भी तिल्लियां लगाओगे सारी किस कॉम्बिनेशन में आएंगी, तो जितना एक में उतना सब में। एक में अगर 2 वोल्ट आ रहा तो सब में कितना आएगा, समझ में आया। इंटरेस्टिंग है चैप्टर। ट्रांसफॉर्मर, पहली बात तो ये समझिए, आपने कहा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है वो ट्रांसफॉर्मर नहीं होती है, वो रेक्टिफायर होती है, नाम याद रखना।
ऐसे ही एक सर्किट होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, वो इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर जो आपके घर में लगा हुआ है उसमें दोनों टाइप के सर्किट होते हैं, इन्वर्टर भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है। जब सप्लाई चली जाती है तो आपका इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी जो डीसी सप्लाई कर रही है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, तब इन्वर्टर सर्किट वर्क कर रहा है। और जब मेन सप्लाई आ जाती है तो फिर वो बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डीसी की, तो उस समय वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तब रेक्टिफायर सर्किट काम करता है। तो इन्वर्टर के अंदर दोनों टाइप के सर्किट होते हैं, लेकिन नाम फिर भी रेक्टिफायर नहीं बोला जाता, इन्वर्टर बोला जाता है, क्योंकि मेन फंक्शन इन्वर्टर सर्किट का है जब पावर सप्लाई नहीं आ रही है उस टाइम डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का। समझ रहे हो? बैटरी तो कहीं और भी ले जाके चार्ज की जा सकती है ना? तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब फिर ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये वोल्टेज बदलने के काम में आता है या करंट बदलने के काम में आता है। कि जी वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। कोई कहता है जी वोल्टेज को घटा देता है, कोई कहता है जी करंट को बढ़ा देता है, कोई कहता है करंट को घटा देता है। मैं बताऊं सारी बातें सही है, बढ़ाता भी है घटाता भी है। वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और वोल्टेज को कम करेगा तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, P इज इक्वल टू VI। एक बढ़ गया तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, और दूसरा कम हो गया तो पहला अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन पर्पस ये भी नहीं है इसका पर्पस ये भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली बात अगर करूं तुमसे तो कंफ्यूज आप इजीली हो सकते हो कि अगर वोल्टेज बढ़ गई, अगर मैं ये ना बोलता P इज इक्वल टू VI, तो सोचो वोल्टेज बढ़ गई तो मतलब पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी प्रोडक्शन होने लगा, घर घर में स्टेबलाइजर लगे हुए, घर घर बिजली बनेगी फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका पर्पस है एनर्जी बचाना, एनर्जी सेव करना। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर जिसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और एक वोल्टेज घटाने वाला ट्रांसफार्मर जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है कहानी जरा समझिए। ये बिजली घर है हमारा, कहाँ कहाँ लगे होते हैं जरा देखिए, समझ में आएगा। ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, या कोई सा भी पावर प्लांट है, या पावर स्टेशन कह देता हूं मैं इसको। ये पावर स्टेशन है, एक ट्रांसफार्मर यहां लगा होता है हमेशा, और यहां से सप्लाई जाती है फिर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए आपके घरों में जो पावर सप्लाई आती है। किसी कॉलोनी में सप्लाई देनी है तो उस कॉलोनी के बाहर या गली के बाहर, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर यहां लगाया जाता है। ये समझिए, एक ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन के बाहर लगेगा और एक ट्रांसफार्मर जहां डोमेस्टिक सप्लाई देनी है किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, वहां लगाया जाएगा। क्यों लगाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइटली लेके बच्चा रट्टा मार के छोड़ देता है, लेकिन रट्टा मार के छोड़ने वाली चीज नहीं है, बहुत प्रीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो है जिसकी वजह से दो महानायकों के बीच में लड़ाई हुई। महानायक मतलब रजनीकांत और अमिताभ बच्चन नहीं, साइंस के महानायक निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन। क्या कहानी थी जरा समझेंगे तो समझ में आएगा। जो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी आता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स लगाई जाती हैं। समझ रहे बात को? स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो एडिसन का मानना था, एडिसन की सोच नहीं थी एसी को यूज करने की। एडिसन का मानना था कि हमें डीसी चाहिए होती है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डीसी होते हैं, इसलिए हमें डीसी पावर चाहिए, और डीसी पावर को यूज करने के लिए कम्यूटेटर्स या स्प्लिट रिंग्स यूज करनी चाहिए। टेस्ला का कहना था कि ये जो कम्यूटेटर हैं, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस करते हैं, तो एनर्जी का एक मेजर पार्ट लॉस हो रहा है। प्लस क्या ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या ज़रूरत है इसकी, नहीं करते इसको यूज़। एज सच एसी आ रही है, एसी बन रही है, तो एसी को यूज़ कर लो ना। तो उसने कहा नहीं, डीसी यूज़ करेंगे। अब डीसी यूज़ करेंगे तो उसने कहा फिर डीसी कैसे यूज़ करोगे? तो डीसी यूज़ करने के लिए उसने कहा, खास बात समझना थोड़ा सा, अब जब डीसी यूज़ करेंगे तो
डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। डीसी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब आप डीसी का ट्रांसमिशन करोगे वायर्स की हेल्प से, तो वायर्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और वायर्स में हीट जनरेट होगी उस रेजिस्टेंस की वजह से। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो सपोज करो 10 मीटर तक आपने ट्रांसमिशन करा, तो काफी अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाएगा, पावर रिड्यूस हो जाएगी। उससे आगे 10 मीटर और कम हो जाएगी, उससे आगे 10 मीटर और कम हो जाएगी। मतलब जहां पावर स्टेशन है उसके एक लिमिटेड रेडियस में आप एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक आप एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी लॉस की वजह से पावर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब टेस्ला ने क्या करा फिर? टेस्ला ने कहा एसी को हम यूज कर सकते हैं, और इसीलिए डिवाइस इन्वेंट हुई, ट्रांसफार्मर। इसमें क्या कहानी है जरा समझना। ये पहली बात, तो इसकी बेसिक थीम पे आप आइए, तो आप लोग याद करते हैं इसको, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वोल्टेज को बढ़ा देती है या वोल्टेज को घटा देती है। एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट को बढ़ा देती है, करंट को घटा देती है। लेकिन नहीं, ये डिवाइस एनर्जी सेव करने के काम में आती है। अभी समझ में आएगा। देखिए यहां 220 वोल्ट बने, पावर प्रोडक्शन हुआ, कितनी वोल्टेज डेवलप हुई? 220 वोल्ट। तो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देगा, ये बढ़ाने के लिए लगाया गया है। और ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसको कहते हैं एसयूटी। एसयूटी बोले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये 220 को सीधा 22,000 बनाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब 100 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा दी गई। अब पावर है कांस्टेंट, तो V और I आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वोल्टेज को 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, तो करंट 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया। ये 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया। अब ये 100 टाइम्स जब रिड्यूस हो गया, तो इन तारों में बिजली जब भेजी गई, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी लॉस हो रहा था। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब इसको 100 टाइम्स मतलब 10 की पावर 2 टाइम्स कम कर दिया, तो ये 10 की पावर 2 का स्क्वायर टाइम्स कम हो गया, मतलब 10 की पावर 4, मतलब 10,000 टाइम्स एनर्जी हमने सेव कर ली। कहने का मतलब एग्जांपल से समझिए, अगर 10,000 जूल एनर्जी भेजनी थी और ट्रांसफार्मर ना होता, तो वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए 1 जूल रह जाती। समझ रहे हो बात को? कितनी रह जाती? 1 जूल। सारी तो खत्म हो गई, बचा क्या? यूज क्या करोगे? अब हमने क्या करा? वो एनर्जी जो 10,000 जूल रास्ते में खर्च हो रही थी, वो बचा ली। बात समझ में आ रही है? अगर अब ऐसा कह सकते हो कि 1 लाख जूल अगर हमने भेजी, तो लॉजिक समझ में आया कुछ? तो वोल्टेज बढ़ा करके हमने करंट कम कर लिया, और करंट कम करने से एनर्जी लॉस बचा लिया हमने। अब जब यहां डेस्टिनेशन पर पहुंची, तो वोल्टेज कितनी है? 22,000 वोल्ट। इतनी सप्लाई किसी के घर में दे दी, तो ना एसी बचेगा, ना पंखा, ना टीवी, ना लोग बचेंगे, ना घर बचेगा। फिर क्या करें? इसको कन्वर्ट किया जाएगा 220 वोल्ट में। ये करने के लिए यहां इस्तेमाल किया जाएगा SDT, बोले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज घटा देगा 100 टाइम्स। अब 220 वोल्ट घर में सप्लाई कर दी, तो सारी डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क करेंगी। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही, इसका एप्लीकेशन क्या यूज किया है, उसके लिए तामझाम बेकार है कि गुरुजी क्यों अपने भी और क्यों मेरे भी सर में दर्द कर रहे हो? 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट बन रही है, डायरेक्ट सप्लाई मारो ना। तो डायरेक्ट सप्लाई तो मार देंगे, पर बेटा पहुंचेगा नहीं, रास्ते में सब खत्म है। तो ये टेस्ला की सोच थी कि एसी को एज सच यूज करो, मॉडिफाई कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और जहां चाहो वहां भेजो। फिर 10 मीटर क्या 10,000 मीटर भेजो, 10,000 किलोमीटर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव देहात में, दूर दराज के इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, तो किसकी वजह से? टेस्ला की वजह से। समझ रहे हो? एडिसन मनी माइंडेड था, उससे कहा कि भाई सब लोगों को बिजली कैसे मिलेगी? तो उसने कहा सबको जरूरत क्या है? कैंडल जला के काम चलता रहेगा,
जिसके पास पैसा उसको मिलेगी, उनके लिए नया डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एरिया बनाएंगे, नई कॉलोनी बनाएंगे, नए कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, वहीं पे पावर स्टेशन बनाएंगे, वहीं सप्लाई करेंगे। बाकी को गरीब आदमी को क्या क्यों चाहिए बिजली, क्या करेगा बिजली का? टेस्ला की सोच थी कि सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। लॉजिक समझ में आया? तो ट्रांसफार्मर की बेसिक डेफिनेशन जो रटवाई जा रही है वही गलत है। It is not obviously it is a device which can change voltage and which can change current, but it is not that device which is invented or which is created for this purpose. What is the purpose behind changing the voltage and behind changing the current? To save energy, to save energy loss in transmission of electricity. So transformer is an electrical device which is used to save energy in electrical transmissions by changing the value of alternating voltage. कौन सी voltage? Alternating voltage and alternating current। Next question आता है, for what purpose it is utilized? To increase the voltage or to decrease the voltage? Both। It can be used to increase the voltage as well as it can be used to decrease the voltage। When a transformer is used at the power station, then it is a step up transformer which is used to increase the alternating voltage and to reduce the current, to minimize the energy loss. And the transformer which is used outside the domestic area is a kind of step down transformer which is used to reduce the alternating voltage and to increase the amount of current। बात समझ में आई? तो बेसिक पर्पस क्लियर हुआ। है क्या ट्रांसफार्मर? है क्या? तो ट्रांसफार्मर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका होता है बेटा, बड़ी डिवाइस पढ़ने का तरीका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई, दूसरा फिर आता है उसका प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग एंड थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया, डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर ये क्लियर तो सब कुछ क्लियर है। अब सवाल उठता है प्रिंसिपल क्या है, कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, कैसे वर्क करता है? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही आधारित है ये। कैसे काम करता है? तो लैंग्वेज में अगर कहें तो कह सकते हैं सिंपल प्रिंसिपल तो हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है और कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक आयरन का फ्रेम होता है बेटा, लैमिनेटेड आयरन फ्रेम। अब आप समझ गए होंगे लैमिनेटेड क्यों बोला मैंने। सिंगल भी ले सकते थे ना, एडी करंट को कम करना है तो लैमिनेटेड फ्रेम होता है। एक तरफ ये एक कॉइल, एक तरफ दूसरी कॉइल, एक को देते हैं इनपुट और एक से लेते हैं आउटपुट। समझ रहे हो बात को? जिसको इनपुट देते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि जी कौन सी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, कौन सी में कम होते हैं? क्या नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं तो क्यों होते हैं, अनइक्वल होते हैं तो किसमें कम किसमें ज्यादा होते हैं? बोलो क्या कह रहे हो? शीट थोड़ी ना है, ये तो फ्रेम है। कभी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा? ये शीट है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की, बीच में से कुछ कट कर दो तो फ्रेम बन जाएगा ना रेक्टेंगुलर फ्रेम। ऐसे ऐसे मल्टीपल फ्रेम एक के ऊपर एक रख के मोटी सी लेयर बन जाएगी। अब मल्टीपल लेयर्स है तो लैमिनेटेड हो गया। इस पे एक कॉइल लपेटी हुई है, इस पे एक कॉइल लपेटी हुई है। समझ रहे बात को? तो नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे थे। नंबर ऑफ टर्न्स कभी इक्वल नहीं होते, अगर इक्वल होंगे तो काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल होते तो एक में कम एक में ज्यादा। अब सवाल होता है कि किस में कम और किस में ज्यादा। तो बेटा रटना नहीं है कि किस में कम किस में ज्यादा, किसी में भी कम किसी में भी ज्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n1 तो इसमें होंगे n2। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, अनइक्वल होंगे। n1 बड़ा है n2 से तो क्या होगा, V1 बड़ा होगा V2 से। फाइनल वोल्टेज कम तो ये किसकी कंडीशन हो गई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। और अगर n1 कम है n2 ज्यादा है तो V1 छोटा होगा V2 बड़ा होगा। ये हो गई स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन। बात समझ में आई?
तो अगर वोल्टेज बढ़ानी है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, वोल्टेज घटानी है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। अब क्या कहानी है भाई, ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे कैसे काम करता है, तो ये इसका लैमिनेटेड फ्रेम है। कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स भी मैंने बता दिया आपको, लैमिनेटेड आयरन फ्रेम। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, एक को इनपुट दे रहे हैं, एक से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब काम कैसे होता है, वर्किंग एंड थ्योरी की बात करें तो जब ये कॉइल इस पे लगाई गई तो ये सेम फ्रेम पे होने की वजह से एक में जो फ्लक्स चेंज होगा उतना ही फ्लक्स चेंज दूसरे में होगा, एक में जो फ्लक्स चेंज होगा उतना ही दूसरे में होगा। फैराडे के लॉ और लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, अगर एक कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज है एक टर्न का, हर टर्न का निकाला जाता है, इस पे क्वेश्चन में भी ऐसे फंसा देंगे आपको कि 1 टर्न का इतना तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, n से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो एक टर्न का फ्लक्स अगर फाई है, ठीक है, तो अब क्या करें, इसमें फैराडे का लॉ और लेंज का लॉ लगाते हैं। तो E1 या V1 हम कह दें तो ये क्या होगा, -N1 d∅dt होगा, नहीं होगा भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया उससे मल्टीप्लाई कर दी। और ऐसे ही सेकेंडरी में -N2 डिवाइड कर दे तो क्या मिला, अगर N1 ज्यादा है तो V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर N1 कम है, N2 ज्यादा है तो V1 कम और V2 ज्यादा होगा। बात समझ में आई, सिंपल सा लॉजिक है, दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर कवर हुए। अब इसमें ये जो रेशो आया है इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलेंगे इसको, इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, टैगलाइन होती है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। दे आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर बैंक अकाउंट्स, ठीक है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मर कर रहा, समझ रहे हो। तो लेकिन कितना ट्रांसफॉर्मेशन इसने किया, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। बात समझ में आई। अब यहां से रिलेट करिए, P इज इक्वल टू VI होता है, मतलब V और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो रेशो, थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं, जो रेशो V1 V2 का आएगा उसका उल्टा और उसका सेम, इनमें से कोई भी, या तो इतना पार्ट ले लो, 4 चीजें, कोई 3 दे के चौथा पूछ लेंगे, या इतना पार्ट ले लो, कोई 4 चीजों में से 3 चीजें देके चौथा पूछ लेंगे, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो न्यूमेरिकल ओरली हो जाएगा, और अगर बुद्धिहीन प्राणी हो तो लगे रहना, फिर भी ना होगा। क्वेश्चन जैसे प्राइमरी कॉइल में 200 टर्न्स है, सेकेंडरी में 2000 है, इनपुट वोल्टेज 20 है, आउटपुट कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बढ़ाए, 200 से 2000, 10 टाइम्स कर दिए तो वोल्टेज भी 10 टाइम्स हो जाएगी, 20 दे देते तो 200 मिलेगी। हो गया क्वेश्चन। अब पूछ लेंगे करंट कितना होगा अगर पावर इतनी है, तो P इज इक्वल टू VI लगाओ, करंट निकाल लो। प्राइमरी करंट चाहिए, प्राइमरी करंट मिल जाएगा, सेकेंडरी करंट चाहिए, सेकेंडरी करंट मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, समझ में आया। ध्यान रखना, ड्रॉबैक है, AC पे ही काम करता है सिर्फ, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। चुपचाप कोने में छोटा लिख देंगे, DC वोल्टेज इतनी थी, इतनी चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैसे कैसे होगा क्वेश्चन बना देंगे, फ्रेम कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, AC पे काम करता है, तुम DC सप्लाई कर रहे हो तो आउटपुट में 0 मिलेगा भाई। काम किस पे करता है, DC इनपुट दोगे तो काम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर। आई होप समझ में आया होगा, भेजे में बिठा लेना।